हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स के इससे पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी के बारे में। लास्ट हमने पढ़ा था सेवोत्तम के बारे में। सेवोत्तम के अलावा दो और टॉपिक्स हैं, एक सिटीजन चार्टर और दूसरा आरटीआई। आज के सेशन में हम बात करेंगे सिटीजन चार्टर के बारे में। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, सिटीजन चार्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजन चार्टर? देखो, अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में एक डॉक्यूमेंट पब्लिकली पेस्ट किया जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये बात करता है उस गवर्नमेंट ऑफिस के या उस ऑर्गेनाइजेशन के विजन स्टेटमेंट के बारे में और मिशन स्टेटमेंट के बारे में। ये जो डॉक्यूमेंट है ये बताता है कि उस गवर्नमेंट ऑफिस में या उस ऑर्गेनाइजेशन में किन किन सर्विसेज को ऑफर किया जाता है, उन सर्विसेज को आप किस तरीके से अवेल कर सकते हो, और अगर आपको कोई समस्या आए तो आपकी समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को सिटीजन चार्टर बुलाया जाता है। ये जो सिटीजन चार्टर है ये आमतौर पे आपको देखने को मिलेगा बैंक्स के अंदर, आपको देखने को मिलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। बेसिकली ये जो सिटीजन चार्टर है ये सिटीजन एम्पावरमेंट का एक बेहद इंपॉर्टेंट टूल है। सिटीजन चार्टर का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो सिटीजन चार्टर is a publicly displayed document that represents the commitment of the organization towards quality of service delivery, grievance redressal mechanism, transparency and accountability। बेहद सिंपल। सिटीजन चार्टर का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखें तो सिटीजन चार्टर is a publicly displayed document that represents the commitment of the organization। ऑर्गेनाइजेशन कह लो या फिर गवर्नमेंट ऑफिस कह लो या फिर डिपार्टमेंट कह लो। कमिटमेंट टुवर्ड्स क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सिटीजन चार्टर का मतलब क्या होता है? होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब सवाल आता है कि एक अच्छे सिटीजन चार्टर में कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिटीजन चार्टर। एक सिटीजन चार्टर में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? देखो, एक तो किसी भी सिटीजन चार्टर में जो भी ऑफिस है, जो भी डिपार्टमेंट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका
विजन एंड मिशन स्टेटमेंट देखने को मिलता है। उस डिपार्टमेंट का विजन क्या है और मिशन क्या है, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट देखने को मिलता है। दूसरा, सिटीजन चार्टर के अंदर बात की जाती है अबाउट द डिटेल्स ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या उस पर्टिकुलर ऑफिस में कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। फिर सर्विसेज ऑफर्ड के अलावा एक अच्छा सिटीजन चार्टर बात करता है अबाउट दी सर्विस स्टैंडर्ड्स। जो सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनके नॉर्म्स क्या हैं, उनके बारे में भी बात करता है सिटीजन चार्टर। फिर इसके अलावा एक अच्छा सिटीजन चार्टर बात करता है अबाउट दी सर्विस डिलीवरी चैनल्स। वो जो सर्विसेज हैं जो कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या ऑफिस के द्वारा ऑफर की जा रही हैं वो किन चैनल्स के थ्रू डिलीवर की जाएंगी उसकी भी जानकारी दी जाती है एक अच्छे सिटीजन चार्टर में। इसके अलावा एक अच्छा सिटीजन चार्टर बात करता है अबाउट दी एंटाइटलमेंट्स ऑफ द सिटीजन्स। जो भी सिटीजन्स हैं या फिर ये कहें कि जो भी क्लाइंट्स हैं या फिर ये कहें कि जो भी कस्टमर्स हैं उनके राइट्स क्या हैं, उनके एंटाइटलमेंट्स क्या हैं उस पर्टिकुलर सर्विस को लेके, उसके बारे में भी बात करता है एक अच्छा सिटीजन चार्टर। एंटाइटलमेंट्स के अलावा बात की जाती है अबाउट दी ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स को या क्लाइंट्स को जो सर्विसेज मिल रही हैं उन सर्विसेज के एवज में सिटीजन्स की ऑब्लिगेशंस क्या है। ऑब्लिगेशंस जैसे उस क्लाइंट को, उस सिटीजन को कितनी फीस देनी है या कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, या फिर वो जो सिटीजन्स हैं वो किस तरीके से करप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्राइब नहीं देनी है। ये सारी चीजें कि किसी सिटीजन के या किसी क्लाइंट के ऑब्लिगेशंस क्या हैं उनके बारे में भी एक अच्छा सिटीजन चार्टर बात करता है। और इसके अलावा कोई भी अच्छा सिटीजन चार्टर बात करता है अबाउट दी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आप उस पर्टिकुलर ऑफिस में गए या डिपार्टमेंट में गए या ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां पे अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो और उस सर्विस में आपको कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाएगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, उसकी भी जानकारी देता है एक अच्छा सिटीजन चार्टर। देखो वापस से देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि सिटीजन चार्टर होता क्या है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन आएगा, बस आपको जो स्ट्रक्चर है वो दिमाग में रखना है। सिटीजन चार्टर क्या है? सिटीजन चार्टर इज बेसिकली अ पब्लिकली डिस्प्लेड डॉक्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फिर सवाल आता है कि एक सिटीजन चार्टर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट देखने को मिलता है। फिर जो सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं उनकी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। फिर सर्विस स्टैंडर्ड्स के बारे में, नॉर्म्स के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा
सर्विस डिलीवरी चैनल्स के बारे में बात की जाती है। फिर एक अच्छा सिटीजन चार्टर बात करता है अबाउट द एंटाइटलमेंट ऑफ द सिटीजन्स के बारे में, बात करता है अबाउट द ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन्स के बारे में, और फाइनली एक अच्छा सिटीजन चार्टर बात करता है अबाउट द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में। देखो, सिटीजन चार्टर क्या होता है और सिटीजन चार्टर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो तो हमें समझ में आ गया। अब सवाल आता है, ये जो सिटीजन चार्टर नाम का कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ, इसका ओरिजिन कहां पे देखने को मिलता है? देखो, अगर बेहद सिंपल तौर पे बात करें तो ये जो सिटीजन चार्टर नाम का कॉन्सेप्ट है, इसका सबसे पहले ओरिजिन देखने को मिला 1991 में। 1991 में इसका ओरिजिन देखने को मिला। कहां पे ओरिजिन देखने को मिला? यूनाइटेड किंगडम में ओरिजिन देखने को मिला। यूनाइटेड किंगडम में उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जॉन मेजर। ये जो जॉन मेजर हैं, इन्होंने सबसे पहली बार 1991 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर सिटीजन चार्टर नाम का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया। और जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो बात की गई 6 प्रिंसिपल्स के बारे में। ओरिजिनली बात की गई 6 प्रिंसिपल्स के बारे में। कौन कौन से 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई? एक बात की गई क्वालिटी के बारे में, कि जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो बेहतर होनी चाहिए। दूसरा बात की गई चॉइसेस के बारे में, कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऑफिसेज हैं, उनको लगातार काम करना चाहिए क्लाइंट्स की या सिटीजन्स की चॉइसेस को एक्सपेंड करने के लिए। बढ़िया बेहतर सर्विस दो और ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस दो। तीसरा बात की गई स्टैंडर्ड्स के बारे में, कि जो भी सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं उनके स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, उनके नॉर्म्स क्या रहेंगे, उनके बारे में बताओ। स्टैंडर्ड्स के अलावा बात की गई वैल्यू के बारे में, कि भाई जो टैक्स पेयर की मनी है उसकी वैल्यू या उसकी वैल्यू से बेहतर सर्विसेज हमें देने की जरूरत है। फिर वैल्यू के अलावा बात की गई अकाउंटेबिलिटी के बारे में, कि अगर कहीं कोई लैप्स होता है, कहीं कोई गड़बड़ होती है, तो कौन अकाउंटेबल है उसको भी इंश्योर करो। और लास्टली बात की गई ट्रांसपेरेंसी के बारे में, कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनके बारे में पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट रहो। 1991 में जॉन मेजर लेकर आए इस सिटीजन चार्टर नाम के कॉन्सेप्ट को। कहां पे? यूनाइटेड किंगडम में। और इनिशियली इसके अंदर बात की गई थी 6 प्रिंसिपल्स के बारे में, और इसी को फॉलो करते हुए अगले साल ही 1992 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक सिस्टम लॉन्च किया गया जिसको बुलाया गया चार्टर मार्क सिस्टम। चार्टर मार्क सिस्टम क्या था? बेसिकली ये जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, इन 6 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हुआ करते थे, डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, उनको इवेल्युएट किया जाता था। देखा जाता था कि एक्सीलेंस इन सर्विसेज के मामले में वो डिपार्टमेंट्स किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, और अगर बेहतर फंक्शन कर रहे होते थे तो उनको रिवॉर्ड किया जाता था। तो बेहद सिंपल, ये जो चार्टर मार्क सिस्टम है, इसके तहत क्या हो रहा था? इट वॉज बेसिकली टू इवेल्युएट and reward the government offices for excellence in services with respect to citizen charter।
अच्छा, फिर 1998 में ये जो जॉन मेजर का कॉन्सेप्ट था, इसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया, और रिवाइज किया उस टाइम के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने। और टोनी ब्लेयर ने अपने इस कॉन्सेप्ट में बात की 8 प्रिंसिपल्स के बारे में। 8 प्रिंसिपल्स को एज सच हमें रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इन्हीं 6 प्रिंसिपल्स और इनके अलावा 2 और, एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन और दूसरा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इन 8 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई टोनी ब्लेयर के कॉन्सेप्ट के अंदर। और टोनी ब्लेयर ने इसको क्या बुलाया, इसको बुलाया सर्विसेज फर्स्ट। क्या बुलाया? सर्विसेज फर्स्ट। देखो, ओरिजिन की अगर बात करें तो 1991 में ओरिजिन देखने को मिलता है, कहां पे? यूनाइटेड किंगडम में। इसके अंडर जॉन मेजर के अंडर इनिशियली बात की गई थी 6 प्रिंसिपल्स के बारे में। कौन कौन से 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की गई थी? क्वालिटी, चॉइसेस, स्टैंडर्ड्स, वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और फिर अगले ही साल 1992 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर लॉन्च किया गया चार्टर मार्क सिस्टम को। चार्टर मार्क सिस्टम वाज बेसिकली टू इवैल्यूएट एंड रिवॉर्ड दी गवर्नमेंट ऑफिसेज फॉर एक्सीलेंस इन सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर। 1998 में ये जो पूरा सिस्टम है, इसको थोड़ा सा रिवाइज किया टोनी ब्लेयर ने, और टोनी ब्लेयर ने बात की बेसिकली 8 प्रिंसिपल्स के बारे में, और नाम क्या दिया? नाम दिया सर्विसेज फर्स्ट। ये चल रहा था यूनाइटेड किंगडम में। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम में ओरिजिन देखने को मिलता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि इंडिया में ये कहानी किस तरीके से शुरू हुई। देखो, इंडिया में बड़ा सिंपल है। इंडिया में क्या हुआ कि जब यूनाइटेड किंगडम में ये कॉन्सेप्ट आ गया, तो इंडिया में भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी, थोड़ी बहुत डिबेट होने लगी, थोड़ा बहुत डिस्कशन होने लगा। और 1997 में ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अडॉप्ट किया गया एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में ये जो सिटीजन चार्टर नाम का कॉन्सेप्ट है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया 1997 में। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस है, इसको एक तरीके से नोडल एजेंसी बनाया गया विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर। ये जो डिपार्टमेंट है, यही लेकर आया था सेवोत्तम वाले कॉन्सेप्ट को। कब लाया गया था? 2006 में। और यही जो डिपार्टमेंट है, ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेगा, या फिर ये कहें कि प्रॉपरली लेकर आएगा सिटीजन चार्टर नाम के कॉन्सेप्ट को। शुरुआत हो गई है 1997 में, जब सिटीजन चार्टर नाम के कॉन्सेप्ट को कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स में अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन जिम्मेदारी दी गई डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस को। ये जो डिपार्टमेंट है, इसने वेरियस गवर्नमेंट्स के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में, वेरियस डिपार्टमेंट्स के साथ में, वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के साथ में मिलजुल के बातचीत करके एक लिस्ट तैयार की, लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। और ये जो लिस्ट है, इसको फॉरवर्ड कर दिया गया टू द गवर्नमेंट ऑफिसेस। बेसिकली एक तरीके से हमने क्या किया, हमने
we adopted the system of यूनाइटेड किंगडम। बहुत ज्यादा चेंजेस हमने नहीं किए। यूनाइटेड किंगडम में जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, जिस तरीके से अडॉप्ट किया गया था, उसी को हमने एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर लिया, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए। देखो, हमें यह समझ में आ गया कि सिटीजन चार्टर का मतलब क्या होता है, हमें यह समझ में आ गया कि सिटीजन चार्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं। हमने ये भी पढ़ लिया, ये जो सिटीजन चार्टर नाम का कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है। और हमें ये भी समझ में आ गया कि इंडिया में इसकी कहानी क्या रही है। सवाल आता है, ये जो सिटीजन चार्टर नाम का कॉन्सेप्ट है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप खुद से इनको लिख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं पढ़ा बस इसलिए रहा हूं ताकि एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब देखो, सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो बड़ा सिंपल सा सिग्निफिकेंस है, ये जो सिटीजन चार्टर है, ये सिटीजन्स को एम्पावर करता है, एम्पावर्स दी सिटीजन्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिटीजन्स को एम्पावर करता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो या गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, जाते ही एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे ये सर्विसेज मिलती हैं, इस तरीके से मिलती हैं, और अगर आपको कोई समस्या है तो किस तरीके से आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा, पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। तो ये जो सिटीजन चार्टर है, ये सिटीजन्स को एम्पावर करता है। दूसरा, सिटीजन चार्टर की वजह से जो सर्विस डिलीवरी है वो इंप्रूव हो जाती है। इंप्रूव्ड सर्विस डिलीवरी। आप गए किसी डिपार्टमेंट में और वहां पे एक डॉक्यूमेंट है जो कि बता रहा है ये सर्विसेज यहां पे मिलती हैं और इस तरीके से मिलती हैं, कोई समस्या ही नहीं है। सामने लिखा हुआ है कि कैसे आपको सर्विस को अवेल करना है, और सामने बताया गया है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो समाधान क्या है। तो ये जो सिटीजन चार्टर है, इट इंप्रूव्स दी सर्विस डिलीवरी। इसके अलावा सिटीजन चार्टर प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बता दिया गया ना कि सर्विस कैसे अवेल करनी है, किस कंसर्न ऑफिसर के पास में आपको जाना है। अगर वो ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है तो किसके पास में जाके आपको कंप्लेन करनी है। तो वो कह रहा है ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रमोट हो रही है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रमोट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिटीजन चार्टर जो है वो करप्शन को रिड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, आमतौर पे हमने पढ़ा है करप्शन के बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन ये भी है कि हमारे सिस्टम में कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स देखने को मिलते हैं। सिटीजन चार्टर एक तरीके से उन प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करता है। लिखा हुआ है सामने, ये सर्विस इस तरीके से मिलेगी, ये ऑफिसर आपको ये सर्विस अवेल करवाएगा, और अगर ये ऑफिसर काम ना करे तो यहां पे आपको कंप्लेन करनी है। तो करप्शन रिड्यूस हो जाता है। और बेहद इंपॉर्टेंट, जो सिटीजन चार्टर होता है, इट प्रमोट्स द ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट के कामकाज, गवर्नमेंट के तौर तरीके और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में सिटीजन चार्टर जो है वो ट्रस्ट को प्रमोट करने का काम करता है। देखो, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और बहुत सारे फायदे आप सिटीजन चार्टर के लिख सकते हो। आपके अगर दिमाग में आते हैं कुछ फायदे तो उनको लिखना फॉर श्योर, लेकिन हाँ, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम इतने फायदे तो आपको पता है, इतने सिग्निफिकेंस तो आपको पता है। अच्छा, कुछ फायदे हैं तो कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं।
challenges in the proper implementation of a citizen charter. सिटीजन चार्टर के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस देखने मिलते हैं। और देखो, चैलेंजेस में सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो सिटीजन चार्टर होता है, इसके पीछे कोई भी लीगल बैकिंग देखने को नहीं मिलती है। कानूनी तौर पे जरूरी नहीं है कि ये जो सिटीजन चार्टर है, ये जो डॉक्यूमेंट है, इसको आप पब्लिकली डिस्प्ले करो। इनफैक्ट ये जो सिटीजन चार्टर होता है, इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप खुद से लगाना चाहते हो तो लगा लो, अगर नहीं लगा रहे हो तो कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई कानून नहीं है जो कि आपके लिए मैंडेटरी करता है इस सिटीजन चार्टर को लगाना। और जो चीज मैंडेटरी नहीं होती है उसको एनफोर्स करना बेहद डिफिकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट एक बड़ी समस्या ये भी है कि कोई लीगल बैकिंग नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, देयर इज नो ऑटोमेटिक कंपनसेशन फॉर डिले इन सर्विसेज। आपकी म्युनिसिपैलिटी आपके चौराहे पे से या आपके घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। अब उसकी वजह से जो सिटीजन्स को परेशानी हो रही है, उस परेशानी को कोई ध्यान में नहीं रखेगा, कोई ऑटोमेटिक कंपनसेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। 4 दिन बाद अगर वो आएंगे तो 4 दिन बाद आएंगे, उनकी इच्छा है, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो एक बात तो ये कि ये जो सिटीजन चार्टर होता है, इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है। दूसरी समस्या क्या है, दूसरा है फॉर्म्युलेशन वीकनेस। फॉर्मुलेशन वीकनेस का मतलब देखो, ये जो सिटीजन चार्टर तैयार किए गए, ये तैयार किए गए ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज के तौर पे। ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज के तौर पे सिटीजन चार्टर्स को तैयार किया गया। और जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे सिटीजन्स हैं, जैसे सिविल सोसाइटीज हैं, जैसे एनजीओज हैं, उनको कंसल्ट नहीं किया गया, उनसे बातचीत नहीं की गई, उनसे पूछा ही नहीं गया। सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए एक टूल बनाया जा रहा है और सिटीजन्स को ही उसके लिए पूछा नहीं जा रहा है। आप सोच सकते हो वो टूल कितना एम्पावर करेगा सिटीजन्स को। तो एक प्रॉब्लम थी फॉर्मुलेशन में, बिकॉज ये जो सिटीजन चार्टर्स हैं, दे वर प्रिपेयर्ड एज ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी नो कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। एक समस्या कि कोई लीगल बैकिंग नहीं है, दूसरी समस्या फॉर्मुलेशन वीकनेसेस देखने को मिलती हैं, और तीसरी समस्या क्या है, तीसरी समस्या है आउटडेटेड चार्टर्स। आउटडेटेड चार्टर्स मतलब देखो, हमने असेंशियली क्या किया, हमने असेंशियली यूनाइटेड किंगडम में जो चार्टर लाए गए उनको कॉपी पेस्ट कर लिया। हमने इतनी भी मेहनत नहीं की कि हमारे लोकल नीड्स के हिसाब से, हमारी लोकल जरूरतों के हिसाब से हम उन चार्टर्स को रिवाइज कर लें। अब सोचो, हो सकता है कोई चीज लंदन में काम कर रही हो, लेकिन हमारे तौर तरीके अलग हैं, हमारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग अलग है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफी कुछ हद तक अलग है, हमारे यहाँ का कल्चर अलग है।
हमारे यहाँ पे वो जो चीज लंदन में काम कर रही है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करे जरूरी नहीं है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि नो डाउट हम इंस्पिरेशन ले सकते थे यूनाइटेड किंगडम से, लेकिन लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपने चार्टर्स को रिवाइज करने की जरूरत थी। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, वी जस्ट कॉपीड देम फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड दे वर नॉट रिवाइज्ड, नो रिवीजन बेस्ड ऑन लोकल नीड्स। तो हमारे लिए ये जो चार्टर्स थे ये कैसे साबित हुए, आउटडेटेड साबित हुए। इसके अलावा चौथा चैलेंज, लैक ऑफ अवेयरनेस। और ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद सोच सकते हो। आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग बैंक गए होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ध्यान दिया है कि बैंक में एक सिटीजन चार्टर लगा होता है। आपने देखा होगा लाल सा बोर्ड लगा रहेगा, कहीं 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 ब्लू कलर का होगा, उस पर लिखा रहेगा कि ये सर्विसेज हैं, ये कंसर्न ऑफिसर है। कभी कभार हमारी निगाह जाती है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो सिटीजन चार्टर है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए देयर वर नो प्रोएक्टिव कैंपेन्स। और आलम तो ये है कि आम जनता को तो पता ही नहीं है, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है। वो तो एक बात है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी अनअवेयर हैं, उनको भी जानकारी नहीं है। और जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को थोड़ी बहुत जानकारी है भी, दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड। और प्रॉपरली ट्रेन्ड तो आप समझ ही सकते हो, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक क्लर्क, एक सिपाही, अगर उसको उसकी गद्दी पर बिठा दिया जाए, सिपाही के हाथ में डंडा दे दिया जाए, तो उसको ऐसा लगता है कि सिटीजन ये तो राह चलता कोई एरा गहरा है, जानवरों को जैसे ट्रीट करते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है, उनको बताया ही नहीं जा रहा है कि नॉर्मली किस तरीके से ट्रीट किया जाता है किसी सिटीजन को। सिटीजन चार्टर तो दूर की बात है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो दूर की बात है। नॉर्मल एडुकेट रिस्पेक्ट के साथ में, कंपैशन के साथ में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसकी भी कमी देखने को मिलती है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, और ये बड़ा चैलेंज है, इस पे हमें खूब सारा काम करने की जरूरत है। फिर एक बड़ा चैलेंज और देखने को मिलता है, और वो क्या है, सिटीजन चार्टर एक तो मैंडेटरी नहीं है, तो हर जगह पे मिलता नहीं है, लेकिन जहां पे मिलता भी है वहां पे आप बात तो करोगे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में, लेकिन आपका जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है वो आम तौर पे दिखाने के लिए होता है, या फिर ये कहें कि बेहद कमजोर होता है। देखो बैंक्स में आम तौर पे आपको सिटीजन चार्टर देखने को मिलता है, लेकिन आपने देखा होगा बैंक जाओ आप और कुछ भी गड़बड़ हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, वो जो बैंक का मैनेजर है ना, वो आपको 5 महीने घुमाएगा और कोशिश करेगा कि कैसे भी खुद बच के निकल जाए, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे। ये क्यों हो पाता है? बिकॉज एक तो हमें जानकारी नहीं है और दूसरा वीक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। फिर इसके अलावा एक चैलेंज देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल रेजिस्टेंस। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ज्यादा रिजिड है। चेंज चाहते ही नहीं है, बदलाव चाहते ही नहीं है। इनको क्या है कि बढ़िया महीने के एंड में सैलरी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, कुछ करना नहीं है, कोई टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ बदलेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे तो एफर्ट लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब फ्री में पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है?
तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स चेंज, वो बदलना चाहता ही नहीं है। तो हमारे यहां पे एक बहुत ही रिजिड, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हमारे यहां पे अकाउंटेबिलिटी एवर्जन देखने को मिलता है। कोई अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। ये ऑफिसर बोलेगा उसका काम है, वो बोलेगा उसका काम है, ये डिपार्टमेंट बोलेगा उधर जाके साइन करवाओ, वो वाला बोलेगा उधर जाके साइन करवाओ। अपने ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता है। बारिश हुई, पानी भर गया रोड पे, ये डिपार्टमेंट बोल रहा है कि नहीं नहीं हमारा नहीं उसका काम है, वो बोल रहा है हमारा नहीं उसका काम है, वो बोल रहा है हमारा नहीं उसका काम है। और जो सिटीजन है वो घूम रहा है, यार मैं टैक्स दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं और समाधान नहीं हो रहा है। कंप्लेन भी करे तो किसको करे? कंप्लेन को सुनने के लिए भी लोग क्या कह रहे हैं, नहीं हमारा नहीं उसका काम। तो अकाउंटेबिलिटी लेने को आमतौर पर ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये तैयार नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत कोई अच्छा आदमी आ जाए तो फिर एक समस्या देखने को मिलती है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स की। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, 6 महीने अच्छा काम करेगा, पूरा डिपार्टमेंट हिल जाएगा कि यार ये साहब आ गए तो अच्छा काम करते, ईमानदार हैं। तो पूरा डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि कैसे भी इस आदमी को हटाओ ताकि हम जैसे लथार्जिक एटीट्यूड में जी रहे थे वैसे जी पाए। उसको ट्रांसफर कर देंगे, किसी कोने में पटक देंगे। दूसरी समस्या ये भी है कि एक साहब कुछ गड़बड़ करके गए, उनका ट्रांसफर हो गया, दूसरे आ गए। आप कंप्लेन लेके पहुंचे कि 2 महीने पहले यार ये हुआ था, वो साहब क्या बोलेंगे, सर मैंने तो अभी चार्ज लिया, मैं क्या करूं? तो ये जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं इनकी वजह से भी एक लेवरेज मिल जाता है कि करो जो भी करना है। कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। तो एक बड़ी समस्या है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल रेजिस्टेंस। फिर इसके अलावा एक समस्या देखने को मिलती है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन वीकनेस। एक तो सिटीजन चार्टर मैंडेटरी नहीं है, और जहां पे लगा भी हुआ है वहां पे मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है, इवैल्यूएशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। देयर इज नो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म टू एंश्योर कंप्लायंस। ये जो सिटीजन चार्टर है ये दीवार का डॉक्यूमेंट बन के ना रह जाए, इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता है। सिटीजन चार्टर को लेके कोई भी पब्लिक रिपोर्ट नहीं देखने को मिलती है, कोई भी डेटा देखने को नहीं मिलता जिसके बेसिस पे एनालाइज किया जा सके कि ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ये जो ऑफिस है, ये बेहतर काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है, सिटीजन चार्टर को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। और एक बड़ी समस्या इसी में लिख लेते हैं, इनएडिक्वेट फंड्स की भी है। कोई भी ऑफिस है, कोई भी डिपार्टमेंट है, हर चीज के लिए पैसा देगा कि भाई सुंदर सी कुर्सियां लगवाओ, टेबल बढ़िया से लगवाओ, पेंटिंग लगवाओ, एसी लगवा दो, हर चीज के लिए पैसा देगा। लेकिन उस सिटीजन चार्टर के रिगार्डिंग अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करनी है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को कैसे मजबूत करना है, कैसे इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करना है, कैसे मॉनिटरिंग को इंश्योर करना है, कैसे इवैल्यूएशन को इंश्योर करना है, उसके ऊपर पैसा लगाने को तैयार नहीं है। बिकॉज उसके ऊपर अगर पैसा लगाया तो जिम्मेदारी अपने ऊपर आ जाएगी ना, जवाबदेही अपनी हो जाएगी ना। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। और देखो, चैलेंजेस अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप ये भी लिख सकते हो कि सिटीजन चार्टर्स को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हम सॉल्यूशंस के तौर पे या फिर ये कहें कि वे फॉरवर्ड के तौर पे क्या कर सकते हैं। देखो साथ के साथ देख लेते हैं। चैलेंज क्या है? चैलेंज है
नो लीगल बैकिंग, इट इज नॉट मैंडेटरी। कर क्या सकते हैं हम? बड़ा सिंपल, कानून लेके आओ। कानूनी तौर पे बोलो कि भैया जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी ऑफिस है, उसको सिटीजन चार्टर को मैंडेटरीली दीवार पे लगाना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। अगर नहीं किया तो फिर ये सजा होने वाली है आपकी। चैलेंज क्या है? फॉर्मुलेशन वीकनेस है कि जब सिटीजन चार्टर्स को तैयार किया जाता है तो स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट नहीं किया जाता है। समाधान क्या है? जो सिटीजन्स हैं, जो सिविल सोसाइटीज हैं, जो एनजीओज हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कंसल्ट करो, उनकी राय लो, उनसे भी पूछो कि आपको क्या चाहिए आपके सिटीजन चार्टर में। फिर समस्या क्या है? आउटडेटेड चार्टर्स। बड़ा सिंपल है, इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी लोकल नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग चार्टर्स को रिवाइज करो। समस्या क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। बड़ा सिंपल है, कुछ अलग से फंड निकालो अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए, सिटीजन्स को जागरूक करो, स्कूल्स में बच्चों को जागरूक करो इसके रिगार्डिंग, कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जागरूक करो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अवेयर करवाओ और उनको रेगुलर इंटरवल्स पे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो कि किस तरीके से सिटीजन चार्टर की इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करना है। प्रॉब्लम क्या है? वीक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। सॉल्यूशन क्या है? ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को बेहतर करो। कैसे बेहतर किया जाएगा? एक बेहतर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म किस तरीके का दिखाई देता है उसके बारे में हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा था, होपफुली आपको याद होगा। एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम होना चाहिए, फिर टाइमली एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, फिर रिड्रेस के लिए दो चीजें, एक तो टाइम नॉर्म होना चाहिए और दूसरा क्या आपने एक्शन लिया उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए, और लास्टली अपील करने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रेजिस्टेंस। जब आप लीगल बैकिंग लेकर आ जाओगे, जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो ये धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी आने लगेगी, ट्रांसपेरेंसी आने लगेगी। ये जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं, यहां पे आप काम कर सकते हो। एक टाइम पीरियड दे दो कि यार अगर आपको पोस्ट किया जा रहा है तो 3 साल तक आपको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो यहां पे काम कर सकते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन वीकनेस। बड़ा सिंपल है, एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर लो जिसका काम ही सिर्फ इतना हो कि जो वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सिटीजन चार्टर को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उस पूरे को चेक करें और इंश्योर करें कि वो जो ऑफिसेज हैं, वो जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो सिटीजन चार्टर के साथ में कंप्लाई करें। पब्लिक रिपोर्ट रिलीज करो कि कौन सा बैंक, कौन सा ऑफिस, कौन सा डिपार्टमेंट सिटीजन चार्टर को इंप्लीमेंट करने के मामले में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब परफॉर्म कर रहा है। एक चीज और कर सकते हो आप यहां पे कि ये जो ऑफिसर्स हैं इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो और साथ ही साथ जब अप्रेजल देने की बारी आए, जब रिवॉर्ड देने की बारी आए, तो ये भी देखो कि परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा। परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। फंड्स आपको प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि चीजों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। और इसके साथ सिटीजन चार्टर की बातचीत खत्म हो गई। देखो इसके बाद इस यूनिट में सिर्फ एक टॉपिक और बचा है, आरटीआई। आरटीआई के बारे में हम बात करेंगे अगले सेशन में। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।